हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ज्योग्राफी एक्सप्रेस में। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे बिहार टीजीटी सोशल साइंस का पेपर। ये इसी साल 2023 में हुआ था और ये पेपर 26 अगस्त को हुआ था इसी साल। तो इस पेपर के बारे में हम संपूर्ण चर्चा करेंगे और इसकी जितने भी आंसर बताएंगे सभी ऑफिशियल आंसर की के द्वारा दिया गया आंसर बताएंगे आपको। और आज के इस वीडियो में हम हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस जिन स्टूडेंट का या फिर जो भी छात्र टीजीटी की तैयारी हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट को लेकर करते हैं वो इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि आज इन्हीं दो सब्जेक्ट की चर्चा की जाएगी। इसके अलावा जो दो अन्य सब्जेक्ट हैं ज्योग्राफ़ी, जिनका ज्योग्राफ़ी और पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट है, इसका वीडियो हमने इसके पहले बना दिया है और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भी डाल देंगे, तो आप वहां से जो ज्योग्राफ़ी सब्जेक्ट के लोग हैं उसको जाकर देख सकते हैं। तो आइए इसके इंस्ट्रक्शन को पढ़ लेते हैं। और ये बिहार टीजीटी का पेपर 2 घंटे का होता है और टोटल 120 मार्क हैं और 120 प्रश्न भी होते हैं। 120 प्रश्न क्या क्या रहता है, जिसमें से आपके 40 प्रश्न रहते हैं जो जनरल स्टडी का होता है, जिसमें जीएस, जीके, फिर इसके बाद हमारा रीजनिंग है, मैथ है, बिहार स्पेशल है, करंट अफेयर है, ये चीज़ें रहती हैं। और जो 40 और प्लस 40 यानी 2 सब्जेक्ट जो आप लिए रहते हैं, तो जैसे हिस्ट्री हो गया और पॉलिटिकल साइंस हो गया, इनसे 40-40 तो ये हो गए 80 और 40 कुल मिलाकर के हो गए 120 प्रश्न। तो आज इन्हीं को देखेंगे। तो हम जनरल स्टडी का पेपर नहीं बताएंगे, हम केवल जो 80 प्रश्न है हिस्ट्री का और पॉलिटिकल साइंस का उसी के बारे में बताएंगे। ठीक, तो चलिए हम सीधे पेपर देखते हैं बिना देर करते हुए। तो आइए पेपर शुरू करते हैं। ये देखिए, ये जो जनरल स्टडी का सेक्शन है जिसमें रीजनिंग, मैथ वगैरह पूछा गया, हम सीधे चलते हैं हिस्ट्री वाले सेक्शन पे। और हिस्ट्री वाला सेक्शन शुरू होता है यहाँ से। ये हिस्ट्री वाला सेक्शन है, ये इंग्लिश का पार्ट है। इसके हिंदी वाले पार्ट पे चलते हैं, ये हिंदी वाला पार्ट है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो आइए देखते हैं, हमारा पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर का नाम क्या है जिसका पश्चिम एशिया से व्यापारिक संबंध था? तो बताइए, इसका सही उत्तर होगा कालीबंगा। ठीक, इसके बाद हम अपने दूसरे प्रश्न पे आते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति किस धातु से बनी है? तो नर्तकी की जो मूर्ति है वो किस धातु से बनी है? तो इसका भी सही उत्तर सी होगा, कांस्य। ये कांस्य धातु की बनी है। इसके बाद हम अपने अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में किस जानवर की पूजा के प्रमाण मिले हैं? तो बताइए, किस जानवर के पूजा के प्रमाण मिले हैं? तो इसका सही उत्तर है कुबड़दार बैल। ठीक, इसके बाद हम अपने अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। बोल रहा है कि ऋग्वेद में कितने सूक्तों का संकलन है? तो ऋग्वेद में कितने सूक्तों का संकलन किया गया है? क्या 1020 या 1017 या 1080? तो इनमें से कोई नहीं, सब के सब गलत हैं। इसका सही उत्तर है ई। अगर इतने नहीं हैं तो कितने हैं ये भी जान लीजिए। तो कुल इसमें सूक्त हैं 1028 सूक्त हैं और 10 मंडल हैं। ठीक, ये याद रखिएगा आप, 10 मंडल हैं। इसकी रचना किसने की थी? किसकी? ऋग्वेद की। तो विश्वामित्र ने की थी। हमारा अगला प्रश्न है, किरातार्जुनीयम किसके द्वारा लिखी गई थी या किसने लिखा था? तो भट्ट या शूद्रक या कालिदास? तो इसका भी इसमें से कोई नहीं है, क्योंकि जिसने लिखा है उसका नाम तो इसमें लिखा ही नहीं है, इसलिए इसका उत्तर सी हो जाएगा। तो आखिर लिखा किसने है किरातार्जुनीयम? तो किरातार्जुनीयम लिखा है भारवीय ने। ठीक, तो चलिए हम अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं, आप इसको याद रखिएगा। फिर उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। वैदिक काल में प्रयुक्त पूर्व का अर्थ क्या है? तो पूर्व का अर्थ क्या है? तो पूर्व का अर्थ है दुर्ग। ठीक, इसके बाद हम अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। किधर गया भाई?
तो जो भी छात्र मतलब टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं इस सब्जेक्ट से और आगामी जो टीजीटी की परीक्षा आने वाली है उसके लिए बहुत ही ये लाभदायक सिद्ध होगा। तो इस पेपर को पूरा ज़रूर देखें। तो चलिए अपने 7वें प्रश्न पे चलते हैं। हमारा 7वां प्रश्न है, ऋग्वेद में तछन किसे कहते हैं? तछन किसे कहते हैं ऋग्वेद में? तो तछन किसको कहा गया है? कहा गया है बढ़ई को। ठीक, तछन बढ़ई को कहा गया है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, मौर्यकालीन कांकड़ी किस धातु से बने सिक्के थे? जो मौर्यकालीन कांकड़ी थे वो किस धातु के बने सिक्के थे बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ए, तांबा। तांबा के बने सिक्के थे कांकड़ी। इसके बाद हम अपने अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 19, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो बताइए पहला गणतंत्र जो वैशाली में किसके द्वारा या किस वंश के द्वारा स्थापित किया गया? मौर्य, नंद या गुप्त? तो इसका भी इनमें से कोई नहीं है। तो फिर है कौन, इसको भी जान लेते हैं। तो वैशाली में गणतंत्र की स्थापना करने वाले कौन थे? लिच्छवी थे। ये थे लिच्छवी। ठीक, और ये लिच्छवी वंश के लोग थे। और इसके बाद वैशाली में आप लोग जानते होंगे भगवान महावीर का जन्मस्थली भी है। और ये सब कहाँ पड़ता है? बिहार में। ठीक, इसके बाद हम अपने अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर, कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाज्य है? तो बताइए कितने अधिकरणों में विभाज्य है? 11, 12, 14 या फिर अधिक या फिर कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर है इन तीनों में से कोई नहीं। सही उत्तर ई है। ठीक, तो फिर सही क्या होगा? कितने अधिकरणों में, इसकी भी जानकारी आपको दे देते हैं। ये कुल 15 अधिकरण का मतलब होता है जो बुक टाइटिल होती है हमारी, जो टाइटिल नहीं होती हर चैप्टर का टाइटिल, तो वो बुक टाइटिल ये अधिकरण कहलाता है। कुल 15 अधिकरण थे और इनका जो अर्थशास्त्र किताब थी उसमें कुल कितने चैप्टर्स थे? कुल 150 चैप्टर्स थे। चलिए अब हम आते हैं अपने 11वें प्रश्न में। हमारा 11वां प्रश्न है, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था? तो बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसको नियुक्त किया था? एवाज या नासिरुद्दीन महमूद या अली मर्दन या एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर इनमें से कोई नहीं, इन तीनों में से कोई नहीं। ठीक है, तो किसको नियुक्त किया था इसने? क्या नियुक्त किया था? प्रथम सूबेदार बिहार में। ठीक ना, तो वो कौन है? वो है मलिक जानी। ठीक, वो मलिक जानी है, आप इसको याद रखिएगा। तो हम अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसका उत्तर आपको मिल गया है। इसके बाद हम 12 नंबर प्रश्न को पढ़ते हैं। बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र कौन सा था? तो बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र रांची था। बिरसा मुंडा कौन थे? तो बिरसा मुंडा एक आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी थे और ये 1899 में मुंडा विद्रोह का नेतृत्व मतलब छोटा नागपुर में इन्होंने ही किया था। ठीक, तो आइए अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, तो प्रश्न नंबर 13 कह रहा है कि 1857 की क्रांति में बिहार के नेता थे। बिहार के नेता कौन थे? तो जो लोग भी बिहार से होंगे इनके बारे में तो अच्छे से जानते होंगे। वो कौन है? तो मौलवी अहमदुल्ला या फिर तात्या टोपे या नाना साहिब? इन तीनों में से कोई नहीं है। वो हैं, एक ही हैं, वो हैं बिहार में जगदीशपुर के कुंवर सिंह हैं, जो 1857 की क्रांति के नेतृत्व किए थे या बिहार से नेता थे वो। हमारा अगला प्रश्न है, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो बताइए कौन सी थी? इसका सही उत्तर है गिरिब्रज या राजगृह। और दूसरी राजधानी कौन सी थी? तो वो थी पाटलिपुत्र। ठीक, और राजगृह की स्थापना किसने की थी प्रथम राजधानी की? तो बिंबिसार ने। ये बिंबी है, बिंब नहीं बिंबिसार है। ठीक, बिंबिसार ने की थी। तो आइए अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, उस स्रोत का नाम बताइए जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। कौन सा वो स्रोत है जिसमें पाटलिपुत्र का वर्णन उपलब्ध है? तो वो है इंडिका। ठीक, और इंडिका लिखी किसने थी? तो किसको लिखा था? मेगस्थनीज ने। ठीक, अपने अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 16 है। 16
मदद ए मास मुग़ल प्रशासन में किससे संबंधित था? बताइए, मदद ए मास मुग़ल प्रशासन में किससे संबंधित था? तो इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए? तो पूरा ऑप्शन दिखा देते हैं आपको, क्योंकि छोटा हो गया था ज़्यादा। तो इसका सही उत्तर होगा विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त भूमि। ठीक, विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त भूमि। अपने अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 17, पूना समझौता का उद्देश्य था। जो पूना समझौता था, इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था दलित वर्ग का प्रतिनिधित्व। पूना समझौता या पूना पैक्ट ये किसके किसके बीच हुआ था? तो ये गांधी जी के बीच और अंबेडकर जी के बीच हुआ था। इन दोनों लोग के बीच हुआ था। और कब हुआ था ये भी तो जानने वाली बात है। तो ये 24 सितंबर 1932 को हुआ था। ठीक, 24 सितंबर 1932 को हुआ था पूना समझौता। ठीक, और इसके बाद हम अपने अगले प्रश्न पे आते हैं। जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था? तो जंतर मंतर का निर्माण महाराजा जय सिंह हैं। जय सिंह कौन? जय सिंह द्वितीय ने करवाया था। और कब करवाया था? 1724 ईस्वी, मतलब ईसा पूर्व नहीं, ईस्वी में करवाया था। ठीक, इसके बाद हम अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19, वंदे मातरम के रचनाकार थे। तो बताइए, वंदे मातरम के रचनाकार कौन थे? ये सभी लोग जानते होंगे। तो ये हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। और बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम को लिखा कहाँ था? तो अब इनकी एक बुक थी आनंद मठ, उसमें ही इन्होंने लिखा था। और राष्ट्रीय गीत के बारे में तो आप लोग मतलब ये राष्ट्रीय जो गीत है इसको कब अपनाया गया था, ये चीज़ आप जानते हैं? तो ये इसको अपनाया गया था 1947 में राष्ट्रीय गीत के रूप में। और रविंद्रनाथ टैगोर जी को जानते होंगे, इन्होंने राष्ट्रगान गाया था। ठीक, और राष्ट्रगान इसको अपनाया कब गया? तो ये 24 जनवरी है। ठीक, 24 जनवरी 1950 में उसको अपनाया गया था। ठीक है, याद रखिएगा इसको। तो हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है क्रिस्टोफर कोलंबस 1492 में अमेरिका का महान खोजकर्ता किस देश द्वारा वित्त पोषित किया गया था? किस देश द्वारा? बताइए कोलंबस को। तो इसका सही उत्तर है स्पेन द्वारा वह वित्त पोषित किया गया था, क्रिस्टोफर कोलंबस। इसके बाद हम अपने आप 21 प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 21 है बोस्टन टी पार्टी इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना किससे संबंधित है? तो बोस्टन टी पार्टी किससे संबंधित है? तो इसको भी बहुत सारे लोग जानते होंगे। तो इसका सही उत्तर है अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम। बोस्टन टी पार्टी ये हुआ कब था? तो ये जो मतलब बोस्टन टी पार्टी एक विद्रोह था, वो हुआ कब था? तो ये 16 दिसंबर को हुआ था, 1773 में हुआ था। और इसमें मतलब विद्रोह इस बात पे हो रहा था कि ब्रिटिश संसद द्वारा बनाए गए जो चाय पर अधिनियम था उसके विरोध में हो रहा था। और इसके बाद हम अपने अगले प्रश्न पे आते हैं। और हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22 में कहा गया है कि अमेरिका के इतिहास में 4 जुलाई 1776 क्यों महत्वपूर्ण मानी जाती है? तो क्यों महत्वपूर्ण मानी जाती है? सभी लोग जानते होंगे। 4 जुलाई 1776 को अमेरिका ने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। और किससे स्वतंत्र हुआ था? तो ग्रेट ब्रिटेन से, क्योंकि यूएसए एक उपनिवेश था ग्रेट ब्रिटेन का। ठीक, तो आइए हम अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं। और अगला हमारा प्रश्न है 23 नंबर प्रश्न। फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का शासक कौन था? तो बताइए, फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का शासक कौन था? तो फ्रांस का शासक था लुई 16वां। फ्रांसीसी क्रांति हुई कब थी? तो ये थी 1789 में। ठीक, 89 में ये स्टार्ट हुई थी फ्रांस की क्रांति और ये समाप्त हुई 1799 में। इसके बाद हम अपने अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 24 है। औद्योगिक क्रांति के दौरान सूती वस्त्र उद्योग में क्रांति लाने वाली स्पिनिंग जेनी है जो एक मशीन है का आविष्कार
था, किसने किया था ये बताना है। तो स्पिनिंग जेनी एक सूत काटने वाली मशीन है, तो इसका आविष्कार किया किसने था, तो ये बताना है। तो इसका आविष्कार किया था जेम्स हारग्रीव्स ने किया था। इसके बाद हम अपने अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25 में बोला गया है कि 1857 में यंग इटली मूवमेंट, जिसका उद्देश्य था गणतंत्र स्थापित करना, किसके द्वारा प्रारंभ हुआ, ये बताना है। तो यंग इटली मूवमेंट किसके द्वारा प्रारंभ हुआ 1831 में। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, इन तीनों में से कोई है ही नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या रहेगा, किसने किया था, तो ग्यूसेफ मेजनी है, उन्होंने ही 1831 में यंग इटली मूवमेंट का नेतृत्व किया था या स्थापना या इसका प्रारंभ किया था। इसके बाद हम अपने अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है जर्मनी के एकीकरण का वास्तुकार कौन था जो रक्त और लौह नीति पर विश्वास करता था, बताइए। ये भी एक अच्छा प्रश्न है और फेमस प्रश्न है और इसके सही उत्तर हो जाएगा ऑटो वॉन बिस्मार्क। ठीक, अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है द्वितीय विश्व युद्ध में नवंबर 1941 में अमेरिका के प्रवेश का मुख्य कारण क्या था, अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में क्यों कूदा, बताइए। पोलैंड पर जर्मनी के आक्रमण से, या फिर ये दोनों, ये सब ऑप्शन है लेकिन मैं इसका सीधा उत्तर बताता हूँ, इन तीनों में से कोई नहीं है। क्योंकि जो इसका सही कारण है वो क्यों कूदा था, क्योंकि जापान ने पर्ल हार्बर पर बम गिरा दिया था और उसने घोषणा कर दी कि अब हम भी युद्ध में कूद रहे हैं। इसके बाद हम अपने अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है जब मार्को पोलो ने चीन का दौरा किया था तब वहाँ का शासक कौन था, ये बताइए। तो वहाँ का शासक कौन था, तो कुबलई खान था। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29, संयुक्त राज्य अमेरिका में पहली अंग्रेजी बस्ती कौन सी थी, तो पहली अंग्रेजी बस्ती कौन सी थी, तो प्रश्न नंबर 29 का सही उत्तर है जेम्स टाउन। ठीक, तो इसके बाद हम अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है टेनिस कोर्ट, ये टेनिस कोर्ट शपथ किस क्रांति से संबंधित है, तो टेनिस कोर्ट शपथ फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित है और फ्रांसीसी क्रांति जैसा कि हमने कुछ देर पहले बताया भी था 1789 में हुई थी। इसके बाद हम अपने अगले प्रश्न पे आते हैं। मित्र राष्ट्रों ने सेव्रेस की संधि किस देश के साथ की, सेव्रेस की संधि किस देश के साथ की थी मित्र राष्ट्रों ने, तो इसका सही उत्तर है टर्की। ठीक, इसका सही उत्तर है टर्की। अगर हम मित्र राष्ट्रों की बात करें तो इसके अंतर्गत कौन कौन आ जाएगा, जैसे कि ग्रेट ब्रिटेन आ जाएगा, फ्रांस आ जाएगा, फिर इसके बाद यूनाइटेड किंगडम आ जाएगा, यूके आ जाएगा, फिर इसके बाद हमारा सोवियत संघ आ जाएगा। ठीक ना, सोवियत संघ आ जाएगा। इसके बाद हम अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 1733 में फ्लाइंग शटल मशीन का आविष्कार किसने किया था, फ्लाइंग शटल मशीन मतलब कपड़े बुनने वाली मशीन है ये, तो इसी को बोलते हैं फ्लाइंग शटल मशीन। तो इसका आविष्कार किसने किया था, तो इसका आविष्कार जॉन के, ये जॉन के है बी वाला ऑप्शन, जॉन के ने किया था। ठीक, तो इसके बाद हम अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 33 है। ठीक, तो आप इसके बाद जस्ट हम पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट लेके आएंगे। ये 40 प्रश्न पूरा होते ही 33 पे आ ही चुके हैं, तो बस बने रहिए और पूरा प्रश्न देखिए ताकि आपको एक मोटा मोटी अंदाज़ा लग जाए कि बिहार टीजीटी में प्रश्नों का जो स्वरूप है, प्रश्नों का पूछने का तरीका है कैसे है, और जो ऑप्शन इसके क्योंकि बीच बीच में देखेंगे आप कई बार इसने ई वाला ऑप्शन दिया है। जो ई ऑप्शन होता है ये बहुत ख़तरनाक है, आपको उत्तर पता ही होना चाहिए सही क्या है, तभी आप लगा पाएंगे। तो इस प्रक्रिया को भी समझते जाइए कि जहाँ जहाँ ई ऑप्शन है वो किस तरह से प्रश्न पूछा है। ठीक, तो चलिए हम अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा यही प्रश्न नंबर 33 है, किस संधि के द्वारा 30 वर्षीय युद्ध समाप्त हुआ, तो 30 वर्षीय युद्ध किस संधि के द्वारा समाप्त हुआ, तो कौन सी संधि है बताइए। तो इसमें से सही उत्तर है वेस्टफेलिया की संधि, वेस्टफेलिया की संधि द्वारा 30 वर्षीय युद्ध समाप्त हो गया।
अब 30 वर्षीय युद्ध ये शुरू ही कब हुआ था? तो शुरू हुआ था 1648 में और समाप्त समाप्त हुआ था 48 में और शुरू हुआ था 18 में, तभी तो 30 वर्ष लगेंगे। और ये 30 वर्षीय युद्ध है क्या आखिर? तो 30 वर्षीय युद्ध यूरोप में हुआ था। ये सब जितना भी है 30 वर्षीय युद्ध, तो यूरोप में यह युद्ध धार्मिक, वंशवादी, क्षेत्रीय और वाणिज्यिक प्रतिद्वंदिता सहित विभिन्न कारणों से भिन्न भिन्न देशों द्वारा लड़े गए युद्धों की एक श्रृंखला है बस। तो इस तरह से लगातार आपस में लोग लड़ रहे थे तो ये 30 वर्षों तक। ठीक, इसके बाद अपने अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34। पेरिस संधि सम्मेलन में इटली का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑरलैंडो ने किया था प्रतिनिधित्व। इसके बाद हम अपने अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है वैंकूवर जाने के लिए कोमागाटोमारू जहाज़ किराए पर किसने लिया था? तो बताइए किसने लिया था? हरनाम सिंह, गुरमीत सिंह या करतार सिंह? तो इनमें से किसी ने नहीं लिया था। इसका सही उत्तर है ई। अब देखिए इस तरह से प्रश्न में अब आपको पता भी रहेगा तो नाम नहीं याद आएगा, क्योंकि आपको पता ही रहना चाहिए, तभी आप इसका सही उत्तर लगा पाएंगे कि इन तीनों में से कोई नहीं है, हम तो जानते हैं कि ये है, तो इसलिए आप उसका उत्तर ई मार पाएंगे। ठीक, तो इसका सही उत्तर क्या होगा तब फिर? तो इसका सही है गुरदीप। ठीक ना, गुरदीप जी हैं जिन्होंने किराए पर लिया था जहाज़ को। मुझे लगता है कि 376 पंजाबी थे। इन पंजाबियों को वैंकूवर से लेकर के ये हांगकांग की तरफ गए थे और वहाँ पे गुरदीप सिंह इन्होंने ही ये किराए पर ये नाव ली थी या फिर जहाज़ ली थी पानी वाली। अपने अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है शोर कमेटी की स्थापना से कौन संबंधित नहीं है? तो शोर कमेटी है क्या? शोर कमेटी के बारे में पहले जान लेते हैं, फिर इसके बाद बताते हैं हम। शोर कमेटी जो ये अभी इसके पहले जो आपने पढ़ा ना, जैसे ये वाला प्रश्न, इसमें लिखा है कि कोमागाटामारू, ये जो कोमागाटामारू प्रकरण हुआ था, इसमें हुआ क्या था कि जो शोर कमेटी बनी, जैसे ये लोग जब वैंकूवर कनाडा के तट पे ये लोग जब जहाज़ लेकर पहुँचे, जो 376 पंजाबी थे, तो इसमें से केवल 24 लोगों को कनाडा के अंदर प्रवेश दिया गया और बाकियों को प्रवेश बाध्य कर दिया गया। एक आवर्जन कानून होता है, उसमें कुछ दांव पेच था उसमें, तो इन लोगों को केवल 24 लोगों को एंट्री दी गई और बाकी सभी लोगों को बाहर ही रहने दिया गया। तो ये लोग हुसैन जो रहीम है या बलवंत रहीम है, ये भगवान मान नहीं है। यहाँ पे एक लोग हैं सोहन लाल पाठक और ये 2 लोग, ये 3 लोग वकील थे। यही 3 लोग जो इनको एंट्री नहीं मिली थी इन पंजाबियों को, इसी के लिए वो मुकदमा लड़ रहे थे। ठीक, तो आइए हम अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं। और इसमें तो आप जान ही गए होंगे कि इसका ये उत्तर है, इसमें यही संबंधित नहीं है। इसके जगह पर सोहन लाल पाठक जी रहेंगे, सोहन लाल पाठक जी। ठीक, अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 37। महात्मा गांधी ने किस घटना को हिमालयी भूल कहा? तो किस घटना को हिमालयी भूल कहा? तो इसको भी सभी लोग जानते ही होंगे। तो ये है चौरी चौरा कांड। चौरी चौरा कांड कहाँ हुआ था? गोरखपुर में हुआ था। और कब हुआ था? 1 मिनट, ये 4 फरवरी को हुआ था। 4 फरवरी को हुआ था और वर्ष जो है 1922 में हुआ था। ठीक, इसके बाद हम अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है चटगांव शस्त्रागार पर हमले के दौरान कौन महिला क्रांतिकारी मारी गई? वो कौन सी महिला क्रांतिकारी थी जो मारी गई? तो वो हैं प्रतिलता वाडेदार जो हैं, ये चटगांव शस्त्रागार में मारी गई। इसमें हुआ क्या था? तो जो सूर्यसेन के नेतृत्व में बंगाल के चटगांव का जो ब्रिटिश सेना का शस्त्रागार था, उस पे ये लोग कब्जा कर लिए। तो इसी के दौरान ये प्रतिलता जी का देहांत ये शहीद हो गई। तो ये घटना बता देते इसकी डेट हम, ये घटना हुई थी 18 अप्रैल 1930 को हुई थी। ठीक, चटगांव शस्त्रागार आप याद रखिएगा।
इसके बाद हम अपने अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन क्रांतिकारी काकोरी ट्रेन कांड से संबंधित नहीं था? तो कौन सा संबंधित नहीं था तो बताइए। तो अशफाकुल्ला खान, राम प्रसाद बिस्मिल, प्रफुल्ल चंद्र चाकी। तो प्रफुल्ल चंद्र चाकी ही इससे संबंधित नहीं हैं, अशफाकुल्ला खान संबंधित हैं, राम प्रसाद बिस्मिल और इसके बाद जो तीसरे थे वो रोशन सिंह थे। ठीक, रोशन सिंह थे। तो ये 3 लोग हो गए। तो इसके बाद जो प्रफुल्ल चंद्र चाकी हैं ये किससे संबंधित हैं तो इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो प्रफुल्ल चंद्र चाकी और खुदीराम बोस के साथ मिल करके ये लोग मुजफ्फरपुर नगर के मजिस्ट्रेट के जो किंग्सफोर्ड था, मुजफ्फरनगर कहाँ पड़ता है? बिहार में। उसका एक मजिस्ट्रेट था किंग्सफोर्ड, इस पे इन लोगों ने बम फेंक दिया था। तो खुदीराम बोस तो भाग निकले और प्रफुल्ल चंद्र चाकी को फांसी दे दी गई। और ये फांसी दे दी गई और फांसी कब दी गई? 11 अगस्त को और कब? 1908 में। और प्रश्न ये भी पूछता है कि सबसे युवा ऐसे कौन से क्रांतिकारी हैं जिनको फांसी दी गई? तो ये प्रफुल्ल चंद्र चाकी ही थे। ये मात्र 19 वर्ष के थे, ये मात्र 19 ईयर के थे जब इनको फांसी दी गई। ठीक, इसके बाद हम अपने हिस्ट्री सेशन के लास्ट प्रश्न पे हैं। तो हमारा लास्ट प्रश्न है, 1 नवंबर 1913 को गदर का पहला अंक किस भाषा में प्रकाशित किया गया? तो इसका सही उत्तर है पहला अंक उर्दू में प्रकाशित किया गया और इसका दूसरा अंक गुरुमुखी लिपि में प्रकाशित किया गया। और इसका जो संस्थापक मतलब अगर कहा जाए गदर का तो ये है लाला हरदयाल जी हैं। ठीक, लाला हरदयाल जी। और इसका मुख्यालय अगर देखा जाए, ये न्यूज़पेपर है, गदर एक न्यूज़पेपर है और इसका मुख्यालय कहाँ है? सैन फ्रांसिस्को में। ठीक, सैन फ्रांसिस्को में है। तो बस ये हमारा हिस्ट्री का सेशन पूरा हुआ। इसके बाद हम सीधे चलते हैं आपको लेकर के जो पॉलिटिकल साइंस का सेशन है उस पर। और पॉलिटिकल साइंस का सेक्शन ये शुरू होता है यहाँ से। तो चलिए बिना देर करते हुए हम पहला प्रश्न देखते हैं। और हमारा पहला प्रश्न है, इसमें भी कुल 40 प्रश्न है पॉलिटिकल साइंस में और ये पार्ट 3 है। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत के संविधान की प्रस्तावना किस देश से ली गई है? बताइए। जापान से, जर्मनी से, इंग्लैंड से, या एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं है। ठीक, तो फिर किससे ली गई है प्रस्तावना? तो इसमें 2 बातें हैं, इसमें 2 देश हैं, 2 देश शामिल हैं। ऑस्ट्रेलिया, जो ऑस्ट्रेलिया हमारा है, यहाँ से प्रस्तावना की भाषा ली गई है और जो प्रस्तावना का विचार है वो लिया गया है यूएसए से। तो ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा और जो इसका विचार है, जो उसका मूल कॉन्सेप्ट है, ये लिया गया है यूएसए से। हम अपने अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अधिकतम निर्वाचन क्षेत्रों वाले राज्यों को उसके बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कर सही विकल्प का चयन करें। यानी जो लोकसभा की सीटें हैं सबसे अधिक किस में है, उसके बाद उससे कम किस में है, यानी क्रम से बढ़ते से घटते क्रम में लगाना है। तो सीधे हम इसका उत्तर ही बताते हैं, इसके बाद की व्याख्या करते हैं। इसका पहला ही उत्तर है, सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में है, महाराष्ट्र में है, पश्चिम बंगाल में है और बिहार में है। तो चलिए सबके बारे में बता भी देते हैं। उत्तर प्रदेश में कुल कितनी हैं? 80 सीटें हैं। महाराष्ट्र में कुल कितनी सीटें हैं? तो महाराष्ट्र में कुल 48 सीटें हैं। और पश्चिम बंगाल में कुल कितनी सीटें हैं? तो 42 सीटें हैं। और बिहार में कुल कितनी सीटें हैं? तो ये 40 सीटें हैं। ठीक, अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि क्यों लोकतंत्र सरकार का एक बेहतर प्रारूप है? आखिर क्यों लोकतंत्र सरकार का एक बेहतर प्रारूप है? तो यह अधिक उत्तरदायी है, बिल्कुल सही। इसमें निर्णय लेने की विशिष्टता होती है, ये भी सही ही है। यह मतभेद एवं संघर्ष का निपटारा करता है, तो यह भी सही ही है। इसका मतलब ये एक से अधिक है, मतलब इसका सही उत्तर होगा डी ऑप्शन। तो अपने अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 4, राष्ट्रपति अपने अधिकारों का निस्तारण किसकी सलाह से करता है? बताइए। तो इसका सही उत्तर होगा मंत्री परिषद की सलाह से अपने जो भी उसकी अधिकारों का निस्तारण होता है उससे करता है, उसकी सलाह से। इसके बाद 5वां प्रश्न है, दल बदल विरोधी कानून क्या सुझाव देता है? तो दल बदल विरोधी कानून के बारे में सभी लोग जानते होंगे। ये सुझाव देता है कि पार्टियों को बदलने से रोकना,
या संशोधित करना। पार्टियों को क्या दल बदलने से, यहाँ पे दल होना चाहिए, लिखा नहीं है, तो दल बदलने से रोकने के लिए संशोधित करना, इसका दल बदल कानून का नियम है। और इसके बाद हम आते हैं प्रश्न नंबर 6 पे। किसका कथन है लोकतांत्रिक सरकार जनता की है, जनता के लिए है और जनता के द्वारा है? तो ये भी फेमस स्टेटमेंट है और ये अब्राहम लिंकन का है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। शिक्षा का अधिकार RTE जो 1 अप्रैल 2010 को प्रभाव में आया, किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है? बताइए किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक, ये स्वतंत्रता अधिकार में आता है। और स्वतंत्रता के अधिकार में अगर बात की जाए तो अनुच्छेद 21 और 21 क में भी इसका प्रावधान कर भी दिया गया है इससे संबंधित, और 21 में ही आता है ये। और उसके बाद हम अपने आते हैं प्रश्न नंबर 8 पे। प्रश्न नंबर 8 है, किस संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्य 1976 जोड़ा गया? तो कौन सा वो संविधान संशोधन था? तो वो था 42वां संविधान संशोधन था, जिसमें 1976 में, जिसमें मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्य किस में जोड़ा गया? 51 क बना करके, 51 में ही जोड़ा गया क बना करके। और ये किसकी सिफारिश पे आया था? तो ये स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे आया था, ये जोड़ा गया था। इसके बाद जब ये जोड़ा गया था, तो अब इसके बारे में थोड़ा सा और बता देते हैं। जब ये मौलिक कर्तव्य जुड़ा था तो इसमें कुल कितने थे मौलिक कर्तव्य? कुल 10 थे। लेकिन इसमें जो 2002 में 87वां संविधान 87वां कह रहे हैं 86वां संविधान संशोधन हुआ था। 86वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसमें 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ दिया गया। और 11वें में जो 11वां था, 11वां में क्या कहा गया? तो 11वां जो था, इसको याद रखिए क्योंकि पूछ लेता है, ये लास्ट में जुड़ा है, इसलिए ये 6 से लेकर के जो 14 वर्ष के जो बच्चे हैं, उनके माता पिता का ये कर्तव्य बनता है कि उसको शिक्षा का अवसर प्रदान करवाएं। तो ये उसमें जोड़ा गया था अलग से। हमारा अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न इस 9 है, और इसमें से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं है? बताइए। तो इनमें से कौन नहीं है? शरद चंद्र बोस, सरोजिनी नायडू या मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। यानी कि ये 3 के तीनों हैं, तो इसलिए इसका सही उत्तर होगा ई। ठीक, इसके बाद धन विधेयक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? बताइए, धन विधेयक के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो यह वित्तीय मामलों संबंधित है, बिल्कुल सत्य है। यह केवल लोकसभा में प्रस्तावित हो सकता है, यानी इसे धन विधेयक को लोकसभा में ही पहले पेश किया जा सकता है, एकदम सही। और यह केवल राज्यसभा में प्रस्तावित हो सकता है, एकदम गलत। धन विधेयक कभी भी वो क्या बोलते हैं, राज्यसभा में नहीं लाया जाता, सबसे पहले लोकसभा में ही लाया जाएगा, इसलिए गलत। और इसकी प्रकृति पर सभापति द्वारा प्रमाणन आवश्यक होता है, ये भी गलत। सभापति द्वारा नहीं, राष्ट्रपति द्वारा। ठीक, इसे राष्ट्रपति द्वारा प्रमाणित किया जाएगा जब भी किया जाएगा। तो इसमें पहला और दूसरा सही है। और इसको देख लेते हैं, इसमें किसमें पहला और दूसरा दिया गया है? किसी में नहीं दिया गया है। जब किसी में नहीं दिया गया है, इसलिए उपयुक्त में से कोई नहीं सही होगा। और जो लिखा है 1 से अधिक, तो इन ऑप्शनों में से 1 से अधिक की बात की जा रही है। ठीक है, तो आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। भारतीय उच्चतम न्यायालय अस्तित्व में कब आया? भारतीय उच्चतम न्यायालय अस्तित्व में कब आया? तो बताइए, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1961 या फिर 2 अक्टूबर 1952। तो क्या इसका सही उत्तर होगा? इसका सही उत्तर होगा ई। इन तीनों में से किसी भी डेट पे भारतीय जो सुप्रीम कोर्ट हमारा है, वो अस्तित्व में नहीं आया था। आया कब था ये जान लेते हैं। तो ये आया था 26 जनवरी 1950 को। ठीक, 26 जनवरी 1950 को ये आया था। और ठीक इसके 2 दिन बाद, यानी 28 तारीख को इसका उद्घाटन हो गया 1950 में। इसके बाद हम अपने अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है लोक अदालत। ठीक ना, लोक अदालत के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए विचार करते हैं, क्या है लोक अदालत के बारे में। तो यह एक सस्ती न्यायिक सेवा है। यह एकल पेशी विवाद का निवारण करती है, ये भी सही है, ये भी सही है। त्वरित न्याय देता है, जो लोक अदालत है त्वरित न्याय देता है। ठीक है,
न्याय तो देता है। और सेवानिवृत्ति जज लोक अदालत चलाता है। और ठीक है, इसके बाद सेवानिवृत्त जो जज होता है लोक अदालत चला सकता है। इसके बाद हमारा 5वां है, यह एक सर्वोच्च न्यायालय है। तो ये तो बात बिल्कुल गलत है, सर्वोच्च न्यायालय तो है ही नहीं। तो इसमें से 1, 2, 3, 4 अगर ये सही हैं तो इसमें से 1, 2, 3, 4 ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। 1, 2, 3, 4 सही हैं, बाकी एक 5वां गलत था। इसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 13 है, विश्व के किस देश द्वारा 1948 से 1989 के मध्य रंग भेद एक अधिकारित नीति की तरह पालन किया गया? तो वो कौन सा देश है? वो है दक्षिण अफ्रीका ही इसमें रंग भेद का ये कार्यक्रम या जो भी प्रॉब्लम हुई थी। इसके बाद हम अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है राष्ट्रीय वोटर दिवस। तो बताइए राष्ट्रीय वोटर दिवस कब मनाया जाता है? 14 को, 25 को या 5 जून को? तो बताइए इनमें से क्या होगा? इनमें से 25 तारीख को मनाया जाता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस या वोटर दिवस भी कहते हैं। 14 सितंबर क्या होता है? तो 14 सितंबर को होता है हिंदी। अब हिंदी को मैंने इंग्लिश में लिख दिया, खैर हिंदी ही होता है। और 5 जून को पर्यावरण होता है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के बारे में कौन सा असत्य है? बताइए इनमें से कौन सा असत्य है, ये बताना है। इस परिषद में 15 सदस्य देश हैं, जिसमें से 5 अस्थायी हैं और 10 का चुनाव सामान्य सभा द्वारा 2 वर्ष की अवधि के लिए होता है। नहीं, 10 अस्थायी होते हैं और 5 अस्थायी होते हैं। तो ये तो बिल्कुल सही बात है। प्रत्येक अस्थायी सदस्य के पास वीटो शक्ति होती है, ये भी बात बिल्कुल सही है। और तीसरा कह रहा है कि IMF एक विशाल बैंक इसकी एजेंसियाँ है। IMF एवं विश्व बैंक इसकी निधिकरण एजेंसियाँ हैं। सॉरी, मैं इसको पढ़ने में गड़बड़ कर दिया। तो ये जो है, तो ये निधिकरण जो है IMF और विश्व बैंक इसके नहीं हैं। तो ये सी गलत हो जाएगा, ये तो 2 सही हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जब 2 सही हो गए तो इसका सही उत्तर डी हो जाएगा, जायज़ सी बात है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से 1 से अधिक हो जाएगा। फिर इसके बाद हम प्रश्न नंबर 16 पे आते हैं। और नहीं, इसमें बोला क्या है, इसमें सॉरी इसमें बोला है कौन सा असत्य है, ये बोला है। तो ऑप्शन नंबर सी असत्य हो जाएगा। मैं सोचा कि कौन सा असत्य इसमें बोला है। इसके बाद हमारा प्रश्न नंबर है चुनावी कदाचारों पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रतिभारित है, ये बताना है चुनावी कदाचारों से संबंधित। तो प्रश्न नंबर 16 का पहला है सत्तारूढ़ दल सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग, वोटर को धमकाने में अत्यधिक धन का प्रयोग, या फिर दल गठबंधन लोकसभा समर्थन का विश्वास, या उपयुक्त में से 1 से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर आयोग ने माना है इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 16 हो गया हमारा। इसके बाद 17 पे आते हैं। मंडल आयोग ने 1980 में अपनी रिपोर्ट में सरकारी नौकरियों में सामाजिक एवं शैक्षणिक तौर पर पिछड़े वर्गों को कितने प्रतिशत आरक्षण की संस्तुति की थी? तो ये सभी लोग जानते हैं 27% आरक्षण की संस्तुति की थी मंडल आयोग ने 1980 में। BP सिंह की सरकार थी। इसके बाद हम आते हैं अपने कौन सा मौलिक अधिकार संविधान का हृदय एवं आत्मा कहलाता है? बताइए कौन सा मौलिक अधिकार? तो क्या समानता का है, या धार्मिक स्वतंत्रता का है, या फिर सांस्कृतिक शैक्षणिक अधिकार है? तो इन तीनों में से कोई भी नहीं है। तो आखिर है कौन? तो आइए जान लेते हैं है कौन। तो आपने सुना होगा आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या कहलाता है? हृदय एवं आत्मा। और ये बात कही किसने थी? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कही थी। जो 32 की जो गुणवत्ता है उसकी महत्ता को बताते हुए उन्होंने कहा था, इसको हृदय और आत्मा कहा था। संविधान का हृदय और आत्मा कहा था किसको? अनुच्छेद 32 को, यानी संवैधानिक उपचारों को कहा था। तो इसमें से आप जान ही गए, इसमें से कोई नहीं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ई। उसके बाद हम अपने अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कौन सा अधिकार अल्पसंख्यकों के प्रति विशेष है? बताइए अल्पसंख्यकों के प्रति विशेष है कौन सा अधिकार? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, या स्वतंत्रता का अधिकार, या संवैधानिक उपचारों का अधिकार? बताइए इसमें से कौन सा ऐसा है? तो इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए?
इन तीनों में से कोई भी नहीं ऐसा है जो इसका पालन करता है। क्यों? तो चलिए इसमें इन तीनों के अलावा कोई नहीं है तो है क्या चीज़, ये भी जान लेते हैं। तो जो हमारा अनुच्छेद 29 और 30 है, 29 और 30, इसमें अल्पसंख्यकों की बात की गई है। और अनुच्छेद 29 और 30 में है क्या? संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार है और इसी में अल्पसंख्यकों के मतलब विशेष अधिकार दिया गया है, उसके बारे में बात की गई है। इसके बाद हम अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। संविधान सभा के बारे में क्या सही नहीं है, ये बताना है क्या सही नहीं है। तो इसमें 300 से अधिक सदस्य हैं। जुलाई 1946 में इसकी प्रथम बैठक हुई थी, ये तो भाई गलत हो गया। इससे 1935 से अधिनियम से बहुत अधिक विवरण एवं विधियों का अधिग्रहण किया गया था, तो ये सही है, ये भी सही है। तो ये तो गलत हो गया। तो कह रहा है क्या सही नहीं है ये बताना है, तो यही सही नहीं है। तो क्या सही होना चाहिए? तो ये 1946, अब इसका डेट बता देते हैं सीधे सीधे, हम यहाँ पे लिख देते हैं, ये 9 दिसंबर 1946 होना चाहिए। ठीक, 1946 में संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी, यानी फर्स्ट बैठक हुई थी। अगर पूछ दे कि लास्ट बैठक मतलब अंतिम बैठक कब हुई थी, तो अंतिम बैठक मतलब यहाँ पे हम लिख देते हैं इस वाले। तो अंतिम बैठक ये हुई थी 24 जनवरी को। कब हुई थी? 1950 में हमारी अंतिम बैठक हुई थी और 26 जनवरी को संविधान लागू हो गया था और उसी दिन हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। तो आइए हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। निम्नलिखित में से कौन सा बेल्जियम मॉडल का तत्व नहीं है? कौन सा बेल्जियम मॉडल का तत्व नहीं है ये पूछ रहा है। तो इसका उत्तर जानते हैं। उत्तर क्या है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ई। अब इतना बड़ा प्रश्न है, पढ़ने में बहुत टाइम लग जाएगा, आप रोक के पढ़ सकते हैं, इसको पढ़ना होगा तो। ये ई है, ये कह रहा है कौन सा तत्व नहीं है, और यहाँ पे 3 के तीनों हैं, इसलिए इसका सही उत्तर ई हो गया है। इसके बाद हम अपने अगले प्रश्न पे आते हैं। पावर शेयरिंग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? पावर शेयरिंग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? तो प्रश्न नंबर 23 का बताना है कि कौन सा गलत है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर ई। इसका भी प्रश्न नंबर ई हो जाएगा, क्योंकि जो भी इसमें पूछा है क्या गलत है, तो जो पावर शेयरिंग के बारे में बात की गई है कि सरकार सत्ता के विभिन्न अंगों के बीच साझा करती, ये सही है। सत्ता विभिन्न स्तरों पर सरकारों के बीच साझा करती, ये भी सही है। और प्रत्येक समाज को किसी न किसी रूप में शक्ति बंटवारे की आवश्यकता होती है, भले ही वह छोटा हो या सामाजिक विभाजन न हो, तो ये भी सही है। कहने का मतलब ये कि ये कह रहा है कौन सा गलत है, लेकिन स्थिति यहाँ पे ये है कि ये 3 के तीनों सही हैं। तो इसलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। ठीक, अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा समवर्ती सूची में शामिल है? समवर्ती सूची में कौन सा शामिल है? तो सभी लोग जानते हैं जंगल शामिल है, ये राज्य सूची, और ये भी राज्य सूची में शामिल है। अपने अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस देश में सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी सबसे कम है? सार्वजनिक जीवन में, सार्वजनिक जीवन जैसे कि मतलब शासन में भागीदारी हो, वोट देने का अधिकार हो, या भेदभाव के खिलाफ बोलने का अधिकार हो, तो इनमें से बताना है तो जैसे सबसे सऊदी अरबिया में सब चीज़ें बहुत रोकथाम है, रिस्ट्रिक्शन है महिलाओं पे। तो लेकिन ये 3 ऑप्शन दिए गए, इनमें से कौन सा जहां महिलाओं की स्थिति खराब है भागीदारी के रूप में, तो वो है चीन। ठीक, तो अपने अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26। प्रश्न नंबर 26 है समान पारिस्थितिकी अधिनियम 1976 क्या प्रदान करता है? तो क्या प्रदान करता है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा सभी लिंगों के लिए समान वेतन। ये समान पारिश्रमिक की बात की जा रही है, तो सभी लिंगों के लिए, महिला पुरुष जो भी हो उस पर कोई भेदभाव नहीं किया जाए, सभी को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाए। ठीक, अपने अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है महात्मा गांधी कहा कहते थे कि, क्या कहते थे? यहाँ पे कुछ भरना है, इसमें से ऑप्शन में से को राजनीति से कभी अलग नहीं किया जा सकता। तो इसका सही उत्तर हो गया धर्म को। गांधी जी कहते थे कि धर्म को राजनीति से कभी अलग नहीं किया जा सकता। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है लोकतंत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो बताइए लोकतंत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही? 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं।
तो लोकतंत्र अक्सर ज़रूरतों को विफल करता है और लोगों की मांगों को अनदेखा कर देता है। तो अक्सर ज़रूरतों को विफल करता है लोकतंत्र में, तो होता ही है लोकतंत्र भ्रष्टाचार रहित है। ये तो बात गलत है भाई, लोकतंत्र अनियमित है, ये भी नहीं सही है। तो कौन सा सही है? तो आंसर में भी जो आयोग का आंसर है ए को ही माना गया है, क्योंकि बहुत सटीक स्पष्ट शब्दों में नहीं लिखा गया है, लेकिन अगर ये सही है तो भाई सही मान लीजिए, क्योंकि इसमें थोड़ा सा निगेटिव बात की कही गई है, हालांकि सही तो यही है। और इसके बाद हम अपने अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी भूमिका राजनीतिक दलों द्वारा नहीं निभाई जाती? बताइए, कौन सी भूमिका राजनीतिक दलों द्वारा नहीं निभाई जाती? तो वे देश के लिए कानून बनाते हैं, ये तो राजनीतिक दल निभाते ही हैं, बिल्कुल अच्छी तरह से निभाते हैं। एक पार्टी दूसरी को सरकार बनाने में सहयोग करती है। हाँ, कई लोग गठबंधन, कई पार्टियां करके सरकार बनाती हैं, ये भी करते हैं लोग। उनके विचार और मत समान हो सकते हैं सभी मुद्दों पर, ये तो बात भाई बिल्कुल गलत है। तो यही नहीं है, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। ठीक, सभी मुद्दों पर उनका विचार एक थोड़ी हो सकता है। और उसके बाद हम आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30। एक राज्य पार्टी बनने के लिए एक पार्टी को राज्य की विधानसभा के चुनाव में कुल वोटों का कम से कम कितना प्रतिशत, ठीक ना, सुरक्षित करना होगा? तो कुल 6% सुरक्षित करना होगा विधानसभा के कुल वोटों का। इसके बाद हम अपने अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा अगला प्रश्न नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा एक साथ आने वाला, एक साथ कम टुगेदर, एक साथ आने वाला संघ के अंतर्गत आता है? तो बताइए, एक साथ आने वाला कौन सा आता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा स्विट्ज़रलैंड। स्विट्ज़रलैंड। अब ये होता क्या है, एक साथ आने वाले संघ का क्या मतलब है? इसमें एक साथ आने वाले संघ का मतलब कमिंग टुगेदर फेडरेशन। इसमें जैसे कि जो देश होते हैं उसमें जितने भी राज्य हैं वो सब मिल कर के एक संघ का निर्माण करते हैं। जैसे अमेरिका है, उसमें अलग अलग राज्य हैं, और अमेरिका देश है, वो मिल कर के एक संघ का निर्माण किए हैं। और इसमें क्या होता है कि जो केंद्र होता है और राज्य, दोनों की जो शक्तियाँ होती हैं सबकी बराबर होती हैं। केंद्र की अपनी शक्ति है, राज्य की अपनी शक्ति है, और दोनों शक्तियाँ एक दूसरे के बराबर हैं। भारत में क्या है, केंद्र सर्वोच्च है और राज्य उससे छोटा है, राज्य के पास शक्तियाँ कम है। केंद्र के अधीन राज्य है, लेकिन वहाँ पे राज्य और केंद्र दोनों स्वतंत्र हैं एक दूसरे से। तो इस तरह का, जैसे एक उदाहरण यहाँ पे लिखा ही है स्विट्ज़रलैंड, इस तरह से दूसरा एग्जाम्पल हो जाएगा यूएसए, और तीसरा एग्जाम्पल ऑस्ट्रेलिया भी ले सकते हैं आप। तो ये हो जाएगा। इसके बाद हम अपने अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जब केंद्र और राज्य सरकारों से शक्ति लेकर स्थानीय सरकार को दे दिया जाता है तो इसे क्या कहा जाता है? तो विकेंद्रीकरण। एकदम सिंपल सी बात है, विकेंद्रीकरण किया जाता है जब केंद्र से सत्ता का हस्तांतरण होते होते जनता तक पहुंचता है या फिर स्थानीय सरकारों तक पहुंचता है, तो ये इसको बोलते हैं विकेंद्रीकरण, सत्ता का विकेंद्रीकरण। इसके बाद हम अपने अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33। प्रश्न नंबर 33 है, काली शक्ति यानी ब्लैक पावर आंदोलन कब उभरा? ये बताना है भाई। तो ब्लैक पावर आंदोलन ये हुआ था, हालांकि यूएसए में हुआ था, गोरे और कालों के मध्य। ये उभरा कब? ये 1966 में उभरा था। ठीक, तो अपने अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34। कुल 6-7 प्रश्न और बचे हुए हैं। तो भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग से संबंधित है? तो ये भी सभी लोग जानते होंगे, अनुच्छेद नंबर 324। इसके बाद हम आते हैं प्रश्न नंबर हमारा 35 है। 35 लिखा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? 300 किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है मुकदमे तथा कार्यवाही से संबंधित है। अब 300 आ ही गया है तो आप 300 क के बारे में भी जान लीजिए। 300 क में क्या लिखा गया है? संपत्ति का अधिकार। ये संपत्ति का अधिकार है आपके पास। ठीक, संपत्ति का अधिकार। ये संपत्ति का अधिकार पहले कहाँ था? 19(1) जो है 19(1) के च में था, और
अनुच्छेद जो है 21 में था, ठीक, अनुच्छेद 21 कह रहे हैं, 31 में था, अनुच्छेद 31 में था। लेकिन क्या किया गया बाद में, इसको जो इसका जो संवैधानिक अधिकार था, संवैधानिक दर्जा प्राप्त था संपत्ति के अधिकार का, तो इसको 44वें संविधान संशोधन द्वारा निरसित कर दिया गया और संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार में बदल दिया गया। कानूनी अधिकार का दर्जा दे करके 300 क में रख दिया गया, ठीक है। तो इसके बाद हम आते हैं अपने प्रश्न नंबर 36 पे। भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र हो सकता है? तो इसके लिए कोई संविधान में कोई कानून या फिर कोई ऐसा अनुच्छेद या कोई बात नहीं कही गई है कि कोई कितनी बार रह सकता है, असीमित बार रह सकता है। लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जब 2 बार राष्ट्रपति बन चुके थे तो उन्होंने ही एक औपचारिक रूप से घोषणा कर दी थी कि भारत में या फिर जो भी हो, कोई 2 बार से अधिक राष्ट्रपति न बने। तो ख़ास तौर पे उसी का पालन लोग उनके सम्मान में करते आ रहे हैं। तो हालांकि इसमें कोई ऐसा कहीं कुछ लिखा नहीं है कि कितनी बार रह सकते हैं, इसीलिए इसमें 1 बार, 2 बार, 3 बार ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ई, ठीक। इसके बाद हम अपने अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 37। और 37 क्या है प्रश्न नंबर? भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा? तो ये भी लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। संविधान बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था, ठीक। इसके बाद हम अपने अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर, लोकसभा की प्रथम महिला सभापति कौन थी? प्रथम महिला सभापति कौन थी? तो ये भी लोग जानते होंगे कौन थी, मीरा कुमारी थी लोकसभा की पहली सभापति। ये अगर इनको बात की जाए, मीरा जी थी कब से कब तक थी? तो 2009 से लेकर के 2014 तक थी ये सभापति, ठीक है। इसके बाद हम अपने अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस वर्ष राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो बताइए किस वर्ष की गई थी? तो इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए? 90, 91 या 92 या उपयुक्त में से कोई नहीं? क्या होना चाहिए बताइए? ऑप्शन ई सही है, क्योंकि इसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 में हुई थी, ठीक है। इसलिए इसमें से कोई मैच तो कर नहीं रहा है, इसलिए 1993 में इसकी स्थापना हुई थी। हमारा सबसे अंतिम प्रश्न है, और अंतिम प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 में राष्ट्रपति को किसकी घोषणा करने का अधिकार है? बताइए 360 में राष्ट्रपति को किसकी घोषणा करने का अधिकार है? तो 360 का संबंध है वित्तीय आपातकाल से, ठीक। वित्तीय आपातकाल 360 से संबंधित है, और कुछ और है राष्ट्रपति से आपात से संबंधित, तो इसके बारे में भी बता देते हैं। एक तो बता ही दिया हमने। इसके बाद अनुच्छेद 352 में हमारा जो है राष्ट्रीय आपात की बात की गई है, राष्ट्रीय आपात की बात की गई है। और इसके बाद हमारा एक और अनुच्छेद है 356 में, इसमें क्या कहा गया है? राष्ट्रपति शासन की बात की गई है, ठीक। राष्ट्रपति शासन की बात की गई 356 में, और 352 में हमारा राष्ट्रीय आपात की बात की गई है, और 360 में ये जो वित्तीय आपात यहाँ पे आप देख ही लिए। तो बस ये हमारा प्रश्न पूरा हुआ। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जल्द ही मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में। और अगर ये सेशन बढ़िया लगा हो आपको, प्लीज़ इसको लाइक करें, और जो भी इसमें समस्याएं आई हुई हों उसका कमेंट करें, हमें प्रोत्साहित करें। तो जल्द ही मिलते हैं आपसे किसी हम नए पेपर में, और जितने भी छात्र हैं उन तक ये वीडियो शेयर करें, और इस पेपर को देख कर के आप सोचें और गहनता से अध्ययन करें कि हमें बिहार टीजीटी के लिए किन किन क्षेत्रों पर ध्यान देना चाहिए, प्रश्न कहाँ से पूछे जा रहे हैं, ये सब ध्यान रख कर के आप अपनी तैयारी को एक दिशा निर्धारित तय करें। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्द ही आपसे हम। नमस्कार दोस्तों।